हेलो। मैं डॉक्टर सविता शर्मा वापस आपके पास आपसे एचआईवी के बारे में बात करने आ गई। मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट था किसी बच्चे का कि मैम टॉपिक चेंज करके ईबीटी पे बनाइए वीडियो। ईबीटी 101 सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का टॉपिक है एचआईवी के लिए आजकल, क्योंकि यही एक पोटेंशियल क्योर या फंक्शनल क्योर जो हमें नजर आ रहा है निकट भविष्य में। ईबीटी के बारे में बात करूंगी आपसे। मैं एक जीन थेरेपी क्रिस्पर कैस 9 के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ और आपको ये बता चुकी हूँ कि ईबीटी का एक्शन कैसे होगा, काम कैसे होगा। मैं कुछ सीरीज बना रही हूँ ईबीटी पे, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ईबीटी काम कैसे करेगी। ईबीटी का अभी तक कौन कौन से फेजेस हो चुके हैं, कितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, कितने लोगों पे और उसका क्या रिजल्ट आया है, और ये एक्सपेरिमेंट्स कितनी देर चलेंगे और कब तक हमारे पास ये थेरेपी आ जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एचआईवी का वायरस हमारे CD4 पॉजिटिव सेल्स को अटैक कैसे कर रहा है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि ईबीटी हमें कैसे एचआईवी वायरस से बचाएगी। अ, बहुत ज़्यादा टेक सेवी मैं हूँ नहीं, इसलिए मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं, और मैं ये बोलते हुए बिल्कुल भी अशेम्ड फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जनरेशन में ये सब था नहीं और अभी हमें टाइम नहीं मिल पाता। सीखने की कोशिश कर रही हूँ। कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए इसलिए कोई डायग्राम उठा के आपको ये मैं समझाऊं या ना समझाऊं, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, उसकी मदद से ही आपको समझाऊंगी कि एचआईवी हमारी बॉडी को हाईजैक कैसे कर रहा है और अब हम एचआईवी की बॉडी को हाईजैक कैसे करने वाले हैं ईबीटी 101 के साथ। तो ये एक डायग्राम है, मुझे उम्मीद है आपको नजर आ रहा है। ये एचआईवी का वायरस है। इस वायरस पे आपको ये ग्रीन नॉब्स नजर आ रही हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं जीपी। तो ये एचआईवी वायरस के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन जो है, कोर है, इसमें ये प्रोटीन की कवरिंग है। जो P24 टेस्ट आप करवाते हैं उसकी एक कवरिंग है और उसके अंदर दो सर्कुलर से आरएनए आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड्स हैं और उसके साथ कुछ डॉट्स हैं। वो डॉट्स हैं 3 तरह के प्रोटीन्स, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, न्यूक्लियस और प्रोटीज। तो ये पूरा का पूरा वायरस हमारे किन सेल्स को इफेक्ट करता है? हमारे CD4 पॉजिटिव सेल्स को। CD4 पॉजिटिव क्या है? वो एक तरह का रिसेप्टर है, या आप बोल दीजिए कि एक तरह की कुर्सी है जहां पे आके एचआईवी कनेक्ट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये CD4 सेल्स हमारी बॉडी के सब सेल्स के पास नहीं होते। मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स और मास्ट सेल्स और कुछ स्किन सेल्स के बीच में CD4 सेल्स होते हैं। तो ये वायरस आके CD4 सेल्स के साथ अटैच हो जाता है। इसका GP120 जो है वो CD4 रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है। GP120 की अटैचमेंट के बाद जो GP41 है, जो आपको लंबी लंबी लाइंस ये नॉब के नीचे नजर आ रही हैं, इसमें कुछ चेंजेस आती हैं और चेंजेस आने के कारण ये इस सेल के अंदर एम्बेड हो जाता है, यानी ये अपने आप को इस सेल के अंदर खुबो देता है, उसके बीच में घुसा देता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन है, वायरल मेम्ब्रेन है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है। और जैसे ही ये वायरस की मेम्ब्रेन हमारे सेल के साथ फ्यूज होती है, जो इसका न्यूक्लियोप्रोटीन कोर है वो हमारे सेल के अंदर एंटर हो जाता है। हमारे सेल में जब ये न्यूक्लियोप्रोटीन एंटर होता है कोर, तो ये जो P24 है ये डिसॉल्व हो जाता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जहां से ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में जाएगा और हमारे ब्लड में ये 2 मंथ्स तक डिटेक्ट होगा। उसके बाद जो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ये जो आपको इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में एक स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर सा कोन सा नजर आ रहा है, ये एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये इस एंजाइम की मदद से एक डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है जिसे हम बोलेंगे एचआईवी डीएनए। ये एचआईवी का जो डीएनए है ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में से, मतलब इस सेल में से सेल के न्यूक्लियस में एंटर करेगा। ये हमारे सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में जाने के बाद ये इंटीग्रेज एंजाइम के साथ ये 3 तरह के हथियार एचआईवी का वायरस अपने साथ लाता है। पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा इंटीग्रेज। इंटीग्रेज के कारण ये हम लोगों का जो डीएनए है इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है।
यानी ये ग्रीन ब्लू कलर का हमारा डीएनए है और ग्रीन कलर का जो डीएनए है ये वायरस का है, ये हमारे डीएनए पे चिपक जाता है, उसको उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। और ये वर्स्ट पार्ट है, क्योंकि एक बार आपने किसी के डीएनए पे कब्जा कर लिया तो आपने पूरे सेल पे कब्जा कर लिया। अब ये यहाँ पे आराम से बैठा रह सकता है कई सालों तक, और इसको हम बोलते हैं HIV डीएनए प्रोवायरल डीएनए, HIV प्रोवायरल डीएनए, और इसको हम लेटेंट डीएनए कहते हैं, लेटेंट प्रोवायरल डीएनए, जब ये अपना कोई एक्शन नहीं दिखाता और आराम से बैठा है। और जब ये आराम से बैठा है ना, तभी ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि जब ये एक्टिवेट हो जाएगा ना तो इसमें हमारी ड्रग्स एक्ट करेंगी और इसको खत्म कर देंगी। पर जब ये लेटेंट बैठा है तो इस पे कुछ ड्रग्स हमारी असर नहीं कर पाती, कुछ करती हैं कुछ नहीं कर पाती। जब ये एक्टिव फेज में आएगा लेटेंट से, अपने पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाई हैं, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स न्यूक्लियस से बाहर आती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स मतलब बहुत लंबी प्रोटीन की चेन्स, तो यहाँ पे एक और एंजाइम एक्ट करता है जो कि है प्रोटीएज। प्रोटीएज इन लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स को तोड़ता है और छोटे छोटे वायरल पार्टिकल्स बना देता है। वायरल पार्टिकल्स कौन से? यानी वायरल के आरएनए और तीनों तरह के उसके जो एंजाइम्स हैं या उसके जो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, सब कुछ यहाँ पे बनाएगा। उसके बाद ये पार्टिकल्स हमारे सेल मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन लेगी और बाहर निकल जाएगा। इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बन गए और ये एक पूरा वायरस हमारी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर निकल गया। ये एक वायरस हमें दिख रहा है कि एक आया था और एक निकल गया, पर ये एक नहीं निकलता, ये इतने सारे वायरस निकलते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी वायरस आया, वायरस CD4 पे बैठा, CD4 की मदद से ये इसमें GP41 में और GP120 में कुछ चेंजेस हुई कि ये CD4 के समेत इसके अंदर एम्बेड हो गया, इसके अंदर घुस गया। घुसने के बाद इसकी मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज की और इसका न्यूक्लियोप्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स है वो साइटोप्लाज्म में आ गया, सेल में आ गया। सेल में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से इसने आरएनए से डीएनए बनाया, डीएनए हमारे न्यूक्लियस में गया, हमारे न्यूक्लियस के साथ इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेट करके इसने लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड्स बनाई, वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आई, प्रोटीएज ने एक्ट किया, वायरल प्रोटीन्स बनाए, बहुत सारे वायरस हमारे सेल को तोड़ के निकल गए। तो ये है कि ये वायरस हमें कैसे तंग कर रहा है, कैसे हमारे सेल को हाईजैक कर रहा है। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताती हूँ कि हम अभी ART क्या खा रहे हैं। अभी हम जो प्रेजेंटली ART खा रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ फर्स्ट लाइन की बात करूंगी, TLD। TLD में हमारे दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स यूज होते हैं, यानी T और L। या अगर हम ALD खा रहे हैं तो A या L, अगर हम ZLD खा रहे हैं तो Z या L, यानी दो ड्रग्स तीनों में से इस एंजाइम को इनहिबिट करती है और RNA से DNA बनने ही नहीं देती। जब वो DNA बनने ही नहीं देती तो ये RNA अंदर धीरे धीरे से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है और ये अपना काम नहीं कर पाता। अगर DNA बन गया और वो न्यूक्लियस में चला गया तो हमारी जो D है यानी डॉल्यूटेग्रावीर है वो यहाँ असर करती है, वो इस DNA को, प्रोवायरल DNA को हमारे ह्यूमन DNA के साथ इंटीग्रेट ही नहीं होने देती। इसीलिए हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेज इनहिबिटर, क्योंकि वो इंटीग्रेज एंजाइम जो है वायरस का जिसके साथ वो जाके इनसे चिपकेगा उसको इनहिबिट कर देती है। और अब मैं आपको सेकेंड लाइन की ड्रग्स का कुछ बता रही हूँ जो हमारे हैं प्रोटीएज इनहिबिटर, सेकेंड और थर्ड दोनों लाइन में आते हैं। यहाँ पे जो लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड्स बनी थी उनसे प्रोटीन पार्टिकल्स नहीं बनने देते। तो ये जो तीन मेन एक्शन है, एक ये और एक ये, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट ART काम कर रही है, जिसके कारण कहीं पे भी ये जो वायरस का साइकिल है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, और टर्मिनेट करने से जो वायरस है वो अपनी आगे प्रोजेनी नहीं बना पाता और वायरल लोड अनडिटेक्टेबल लेवल पे भी आ जाता है। तो ये मैं आपको समझा के हटी हूँ वायरस कैसे हमें हाईजैक करता है और हमारी ड्रग्स कैसे एक्ट करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ABT101 क्या करेगा। ये मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा ग्रीन वाला हमारा DNA था और इस DNA में ये वाला जो DNA है ये प्रोवायरल DNA है, यानी कि जो वायरस ने RNA अपने RNA से
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए बनाया था, वो आके हमारे डीएनए के साथ चिपक गया है, जिसको हम बोलते हैं प्रोवायरल डीएनए। अब हमारी जो EBT 101 है वो इन दो साइट्स पे काम करेगी, इधर और इधर। ये सिजर्स बनी हुई हैं, ये जो सिजर्स बनी हुई हैं ये 2 और मोर GRNAs हैं, आइडेंटिफाई करती हैं कि कहाँ से काटना है। और EBT 101 क्रिस्पर Cas9 जो है जेनेटिक सीजर यहां से इसको काट देगी, यानी एक मेजर पोर्शन जो प्रोवायरल डीएनए का है उसको काट देगी। और उसको काटने के बाद जो बाकी के स्ट्रैंड्स वो इस तरह जुड़ जाएंगे। जब ये स्ट्रैंड्स जुड़ेंगे, ये डीएनए रिपेयर हो गई हमारी, तो ये लार्ज डिलीशन है, यानी कि प्रोवायरल डीएनए का एक मेजर पार्ट जो है वो डिलीट हो गया है। यानी वायरस ने, HIV वायरस ने जो अपने वेपन से एक बॉम्ब क्रिएट किया था हमारे सेल को ब्लास्ट करने के लिए, वो बॉम्ब जो है वो हमारी EBT 101 ने डिफ्यूज कर दिया है। और नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप, क्योंकि इतनी बड़ी डिलीशन है तो इसमें कुछ एस्केप नहीं हो सकता कि ज्यादा पार्ट HIV डीएनए का रह गया है और वो फिर से कॉपीज बन रही हैं और वायरल लोड फिर से बढ़ रहा है। तो ये जो लेटेंट मैं आपको बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि ये कई बार यहाँ पे लेटेंट रह जाता है, कुछ करता नहीं है। EBT 101 को ये प्रोवायरल डीएनए को खत्म करना है, जिससे और वायरसेस बनेंगे ही नहीं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो इसको हाईजैक कर रहे थे वही कर रहे थे, पर EBT 101 इसको काटने में इफेक्टिव है। क्योंकि ये नहीं होता कि वायरस हमारे डीएनए में जा रहा है और डीएनए से हमारे अपने कॉपीज बना रहा है तो हमारा सेल एकदम खत्म हो जाएगा। वो हमारे सेल को पूरा यूज करेगा अपनी बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए। इसी बीच में अगर EBT 101 जाके उस डीएनए को ही काट देता है तो वो सेल को सर्वाइव करवाता है और वायरस को नहीं बढ़ने देता। दूसरी बात है कि हम कुछ नॉकआउट ड्रग्स की बात कर रहे हैं जो रिसर्च में चल रही हैं, जिनसे ये जो लेटेंट डीएनए है, लेटेंट प्रोवायरल डीएनए है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये चुप करके बैठा रहता है, इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उन ड्रग्स से ये एक्टिवेट हो जाएंगे और जैसे ही एक्टिवेट होंगे वैसे ही EBT 101 इनको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये एक फंक्शनल क्योर होगा। फंक्शनल क्योर मतलब इसके रिजल्ट्स अभी आएंगे कि EBT 101 एक इंजेक्शन होगा और इंजेक्शन देने के बाद अभी फॉलो अप करेंगे पहले 48 वीक्स तक और उसके बाद ये करेंगे ऑलमोस्ट 15 साल तक। तो अभी रिजल्ट्स आने में तो टाइम लगेगा, पर जो ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग हैं। तो होपफुली EBT 101 जब आएगी तो लोगों की ART छूटेगी और लोग जो अपना कॉन्फिडेंस खो के बैठे हैं या स्टिग्मेटाइज्ड हैं वो सिर उठा के अपने अच्छे से जी पाएंगे। अभी भी उनको सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, पर पता नहीं क्यों एक एक स्ट्रेस सा हमारे पेशेंट्स में क्यों रहता है, जिसको रिमूव करने की बहुत जरूरत है। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से जीते हैं, सोचते भी नहीं कि HIV है। पर अभी पिछले हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आई थी और उन पेशेंट का एक बेटा भी है 16-17 साल का, वो भी मेडिसिन खाता है। वो बहुत डिप्रेस थी और उनको कुछ स्किन प्रॉब्लम थी, तो मैंने स्किन डिपार्टमेंट में भेजा। तो वो एक STI थी, तो उन्होंने सेक्सुअल हिस्ट्री में मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स का पूछा और वो आके फिर बहुत रोई मेरे पास कि मेरा ऐसा कभी कोई एक्सपोजर नहीं हुआ, पर मुझे बार बार जिंदगी में ये फेस करना पड़ता है। तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, इनको बंद करना पड़ेगा और फिर उसके बाद वहाँ EBT 101 आएगी और इसके बाद और पता नहीं कितनी ड्रग्स आएंगी और HIV एकदम खत्म होके रह जाएगा। एक्सक्यूज मी। एक दिन आएगा जब इस वायरस की कोई औकात नहीं रह जाएगी। लेट्स वेट फॉर दैट डे। लेट्स फाइट बैक विद HIV। आप सब सेहतमंद रहिए, हाई स्पिरिट्स में रहिए। स्तम जीवम श्रद्धा। बाय बाय।